हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का आगे का पार्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है मतलब शिफ्ट करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना। ये प्रैक्टिस किया जाता है इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए, जो अमेजोन बेसिन है वो साउथ अमेरिका में पड़ती है। यहाँ पर ये देखिए मैप है ना, ये देखो मैप में ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। अफ्रीका का भी जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर होती है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जंगल होता है, तो एक एरिया के पेड़ काटे जाते हैं, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी लैंड की फर्टिलिटी, उर्वरकता कम होने लगती है, फिर वो आगे मूव कर दिया जाता है। उसको ऐसे ही छोड़ के वहाँ पे फिर पेड़ उग जाते हैं अपने आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल में ये वाला काम होता है। तो दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो क्विक रीजनरेशन हो जाता है वेजिटेशन का, एकदम से फिर से वहाँ पे फसल उग जाती है, मतलब पेड़ उग जाते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। कैसे क्लीन किया जाता है कि पेड़ जो हैं वो काट दिए जाते हैं, फिर उनको जला दिया जाता है, और जो ऐश होती है, जो राख आती है, उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, मिट्टी की जो है उर्वरकता, जो उसकी फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। एशेस को मिक्स करने के बाद इसमें क्या क्या उगाया जाता है, मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, ये उगाए जाते हैं। कुछ समय बाद 4-5 साल बाद सॉइल फर्टिलिटी लूज करती है, तो वहाँ पे उस लैंड को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसलिए हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड था, मतलब जंगल था बहुत बड़ा, कुछ एरिया के पेड़ काटे, उनको जलाया, और जो राख बनी उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर खेती करी। 4-5 साल बाद वो उपज कम होने लगी, तो फिर वो आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्योंकि इस ऐसे इलाकों में जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो दोबारा से उस एरिया में पेड़ उग जाते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे फिर से वो इसी तरीके से पेड़ काटते हैं, तो पीछे वाला 10-12 साल बाद वो पीछे वाला जो एरिया वो छोड़ के आए थे, वहाँ पे फिर से खूब बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, घना जंगल होता है, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड। सेमी एरिड ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, थोड़ा सूखा इलाका होता है, और एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो नोमैडिक हर्डिंग यानी कि जानवरों को पाला जाता है, क्योंकि खेती लायक नहीं होती है, ज़मीन बंजर होती है, तो जानवरों को पाल पोस कर, मतलब जानवरों के दूध और मीट पर ही जीते हैं। तो in this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraint and terrain. तो इसमें क्या होता है कि फेवरेबल सीजन के हिसाब से जगह जगह मूव करते रहते हैं। नोमैडिक जहाँ पर भी आए, आप लोगों को समझ जाना है, ऐसे एरिया की, ऐसे लोगों की बात करी जा रही है जो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। तो शीप, कैमल, याक, गोट्स आर मोस्टली कॉमनली रियर्ड। पाला जाता है किस किस को? इसमें शीप को, कैमल को, याक को, और इससे इनको मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो है इनकी दूध निकाल लेते हैं, और इनसे ही इनकी जो हाइड्स बना लेते हैं, यानी कि कपड़े, इनसे, इनके मांस से मीट मिल जाता है, वूल मिल जाती है, इन सब से नोमैडिक हर्डिंग में। तो नोमैडिक हर्डिंग में जानवरों को पाला जाता है, और ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर बारिश की कमी होती है, क्योंकि फिर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, और मिट्टी उपजाऊ नहीं होती तो फिर जानवरों को पाल करके काम चलाया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग ऐसे इलाकों में होती है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मतलब कमर्शियल फार्मिंग में मार्केट में सेल करने के लिए फार्मिंग की जाती है। एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। मतलब काफ़ी बड़े एरिया में की जाती है, और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जो पैसा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मशीन्स करती है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिस्ट फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो 3 टाइप के होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में ग्रेन फार्मिंग जो होती है, ग्रेन मतलब जो दाने वाला होता है, इसमें गेहूं उगाया जाता है, मेज़ उगाई जाती है, ये मेजर क्रॉप्स होती हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन
ग्रेन्स। तो वीट और मेज़, मेज़ मक्का होता है, वीट होता है गेहूँ। तो गेहूँ और मक्का मेनली कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग में के भी हमारे पास कई सारे टाइप्स आए हैं। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या क्या होता है, वीट और मेज़ उगाया जाता है। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड देखिए, टेम्परेट वो एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ठंडा। तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ घास उगती है, पेड़ नहीं उगते क्योंकि बारिश कम होती है, वहाँ पर इस तरीके के वीट और मेज़ का कल्टीवेशन किया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में उगता है। और टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे जो यूक्रेन वॉर हुई है, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा गेहूँ उगता है, वो टेम्परेट एरिया है। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन जो है कम होती है, विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. तो ये जो है टेम्परेट वाले होते हैं, यहाँ पे काफ़ी मतलब ठंड पड़ जाती है कुछ समय के लिए। जब कम ठंड होती है तभी फसल उगती है, और एक समय होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तब फसल नहीं होती। तो एक ही फसल उगाई जाती है एक पूरे साल में। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये हो गई। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो मिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। लैंड का इस्तेमाल जो है वो फूड क्रॉप्स यानी कि चावल, गेहूँ ये उगाने के लिए हो रहा है। फॉडर क्रॉप्स यानी कि जो इनके जानवर खाते हैं वो क्रॉप भी उगाई जा रही है, और वहीं पर जानवरों को पाला भी जा रहा है। तो कमर्शियल फार्मिंग में मिक्स्ड फार्मिंग क्या हुई, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। फूड क्रॉप भी उगाई जा रही है, फॉडर क्रॉप भी उगाई जा रही है, और लाइव स्टॉक को भी वहीं पर, लाइव स्टॉक यानी कि गाय भैंसों को भी वहीं पर पाला जा रहा है। ये यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशंस भी आते हैं। प्लांटेशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा लैंड होता है और उस पर फसल उगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, एमसीक्यूज में, एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, काफ़ी ज़्यादा लेबर कैपिटल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियर बाय फैक्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो काफ़ी ज़्यादा लैंड लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लेबर, काफ़ी सारे लोगों को इसमें काम करना होता है, काफ़ी बड़े लैंड पे होते हैं, और ये बेचने के लिए मोस्टली ये किया जाता है। ये हो गया। तो मेजर प्लांटेशंस जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा आती है और बारिश भी काफ़ी होती है। तो रबर प्लांटेशन जो कि मलेशिया की है, कॉफ़ी ब्राज़ील की, टी इंडिया की और श्रीलंका की काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं प्लांटेशंस के। तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रख लीजिएगा, टी इंडिया और श्रीलंका में, और कॉफ़ी ब्राज़ील में, रबर मलेशिया में। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं दुनिया की, ये अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, तो काफ़ी सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में जो सप्लाई की जाती हैं क्रॉप्स, तो कौन कौन सी होती है, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट, कॉपर, कॉटन, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं जूट और कॉटन। ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जूट और कॉटन। जूट कॉटन क्या है, जूट कॉटन है फाइबर क्रॉप्स। ये बिल्कुल याद रखना है कि जूट और कॉटन क्या है, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स के एग्जांपल जूट एंड कॉटन। और बेवरेजेस, बेवरेज क्या होता है, बेवरेज होता है जो चीज़ आप पीते हो, वो आपका बेवरेज होता है। तो टी, कॉफ़ी, इंपॉर्टेंट, टी, कॉफ़ी बेवरेजेस हैं। और फाइबर क्रॉप्स हैं जूट, कॉटन। बेवरेज क्रॉप है टी, कॉफ़ी। बेवरेज क्रॉप है टी, कॉफ़ी। फाइबर क्रॉप है जूट, कॉटन। बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। अब राइस के बारे में देखते हैं। राइस जो है वो मेजर फूड क्रॉप है दुनिया की, दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस खाई जाती है। स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल डाइट मतलब जो रेगुलरली खाई जाती है, स्टेपल डाइट है राइस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की, जहाँ पर बारिश अच्छी होती है। राइस को काफ़ी गर्मी, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हवा में नमी और रेनफॉल। जब जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पे हवा में ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी। तो राइस को क्या क्या चाहिए उगने के लिए, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए राइस को उगने के लिए। इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्लेली सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। तो
राइस किस में अच्छा उगता है? अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल कहाँ पर होती है? नदियों के पास होती है। तो चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया है चाइना के बाद, फिर जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये जो है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। तो ये क्रॉप काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, साल में 2 बार भी राइस उगा लिया जाता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। तो ये राइस है, वर्ल्ड की स्टेपल क्रॉप है। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है और श्रीलंका और जापान, इजिप्ट, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा राइस उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो साल में 2 से 3 बार भी राइस उगा लिया जाता है। वीट, गेहूँ। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब हल्का हल्का ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोइंग सीजन के लिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है जब हार्वेस्ट, मतलब सर्दियों के टाइम पर हमारे देश में वीट को उगाया जाता है क्योंकि जब उगा रहे हैं तब ठंडा हल्का हल्का टेम्परेचर, और जब काट रहे हैं तो गर्मी। तो अक्टूबर में उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और वेल ड्रेन, अच्छी मतलब पानी वानी सही होना चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? तो यूएसए में, यूक्रेन में और इंडिया में भी सर्दियों में वीट उगाते हैं। मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन्स, जो कि छोटे छोटे दाने वाले, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो होते हैं, दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। एंड तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई, कोर्स ग्रेन क्या होते हैं? तो मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन कौन कौन से होते हैं? मिलेट्स। मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स। ये लेस फर्टाइल, मतलब जहाँ पे उपज कम हो रही है, ऐसा लैंड जहाँ पर कम फसल उग सकती है, वहाँ पर भी मिलेट्स आसानी से अच्छे से उग जाते हैं। हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप कौन सी होती है? जिसमें लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर सभी झेल जाते हैं, हल्की हल्की सी रेनफॉल में भी और गर्मी में सब झेल जाते हैं, इसलिए उनको हार्डी क्रॉप बोलते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में होते हैं। अदर कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में ये होते हैं। नाइजीरिया और नाइजर 2 अलग अलग कंट्रीज हैं अफ्रीका की। मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। मेज़ को ठीक ठीक टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है मक्के को। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, 2 कंट्रीज याद रख लो, इंडिया चाइना में सब उगता है, ये भी याद रख लो एग्जाम्पल देने के लिए। कॉटन जो होता है, कॉटन को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो कॉटन को क्या क्या चाहिए होता है? कॉटन को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल हल्की हो तो चलेगा, 210 दिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉटन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज का मतलब होता है क्या? कि ओस नहीं गिरनी चाहिए, 210 दिन तक ओस ना गिरे, नमी ना हो, तभी कॉटन उगेगा, अदरवाइज फुस हो जाएगा। तो ये ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल में काफ़ी अच्छा उगती है कॉटन। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट में बहुत अच्छी कॉटन होती है। इंडिया की कॉटन, इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट, यहाँ की कॉटन बहुत अच्छी होती है। मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कॉटन का कपड़ा होता है वो यहीं से आता है। तो कॉटन कैसे? फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, 210। ब्लैक सॉइल और लोमी सॉइल पे ये उगती है और ब्राइट सनशाइन इसको चाहिए होती है। इंडिया में राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र में उगती है। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्डन कलर का होता है। एलुवियल सॉइल में उगता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। वेस्ट बंगाल में उगता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उसको बिल्कुल गलाना होता है पानी में। तो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में जूट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इंडिया में, बांग्लादेश में जो है होता है, यही इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो गोल्डन फाइबर कौन सी होती है? गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं, याद रखना है। तो जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज ऑन एलुवियल सॉइल। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है। कॉफ़ी क्या होता है? कॉफ़ी को गर्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और वेल ड्रेन, अच्छा मतलब खूब बढ़िया पानी वानी चाहिए होता है। हिली स्लोप, पहाड़ी इलाकों में उगता है। तो ब्राज़ील जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया में भी जो कर्नाटक वाला रीजन है वहाँ पर, कर्नाटक और साउथ इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज़ में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, गर्म और बारिश वाला इसको क्लाइमेट चाहिए होता है कॉफ़ी को। टी जो है वो एक बेवरेज है। बेवरेज यानी कि पीते हैं कॉफ़ी और टी, प्लांटेशन है और इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए होती है पूरे साल और इसकी हल्की हल्की टेंडर सी लीव्स होती है ना, वो
मतलब बहुत ही हाथ से आराम से कोमल हाथों से निकाली जाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है और लेबर जो है वो चाहिए होता है बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियों को चुगने के लिए। तो केन्या, इंडिया, श्रीलंका में बेस्ट क्वालिटी की टी उगाई जाती है। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और फार्म इन इंडिया और फिर उसके बाद फार्मिंग इन यूएसए, ये वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे। फिर मैं तीनों के तीनों वीडियोस मर्ज कर दूँगी। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।